अच्छा, बायो के आज के यूएचएस के पेपर की डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यू, अकॉर्डिंग टू द लेमार्क द एवोल्यूशन ऑफ लॉन्ग नेक्स इन द जिराफ इज एक्सप्लेन्ड बाय। ठीक है, ये सिंपल सा एमसीक्यू है। ठीक है, इसके अंदर जो है वो ऑप्शन जो बेस्ट होगा वो बेसिकली क्या है, डेल्टा ऑप्शन है। ये आप लोगों को पता ही होगा, स्ट्रेचिंग नेक्स की स्ट्रेचिंग हो जाती है। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, नेचुरल सिलेक्शन जो बेसिकली डार्विनिज्म का, तो अल्फा ऑप्शन और डेल्टा ऑप्शन जो है इसका बेस्ट है। सेकंड जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो कहाँ पे होती है मेल रिप्रोडक्टिव में, वो बेसिकली कहाँ पे होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होती है। ठीक है, अल्फा ऑप्शन जो है इसका बेस्ट है। अगला क्या है जी, विच लेयर ऑफ यूट्रस न्यूरिशेस द एम्ब्रियो आफ्टर इम्प्लांटेशन, इसका जो है वो एंडोमेट्रियम जो है वो बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि एंडोमेट्रियम में ही बेसिकली ये हो रहा होता है। ठीक है, ये वाला प्रोसेस। ठीक है, एंडोमेट्रियम में बेसिकली ये ब्लास्टोसिस जाके इम्प्लांट करता है। ठीक है, वहाँ पे जो है वो ब्लड वेसल्स विलाय वगैरह क्रिएट होते हैं। उसके बाद मेन रोल ऑफ मैसेंजर आरएन ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, इसका क्या होगा, बेस्ट ऑप्शन ये सिंपल सा है। ठीक है, मैसेंजर आरएन है तो इन्फॉर्मेशन कैरी करके लेके जाता है जीन्स की। ठीक है, तो अल्फा ऑप्शन जो है इसका बेस्ट होगा। ठीक है, अगला ऑप्शन भी, अगला एमसीक्यू भी सिंपल सा है, ग्लाइकोप्रोटीन्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ। ठीक है, ये आप लोगों को पता ही है, ग्लाइकोप्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से बनती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्टूडेंट ऑब्जर्व बाउंड्री इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स दैट कंट्रोल एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, जो ये कौन सा स्ट्रक्चर होगा। अच्छा, अब देखें, प्लांट और एनिमल सेल दोनों में है। ठीक है, तो मतलब क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, क्योंकि सेल वॉल तो हो नहीं सकती, सेल वॉल जो है एनिमल सेल में नहीं होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है वो चार्ली होगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह वो नहीं हो सकते, क्योंकि बाउंड्री माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी प्लेटस नहीं बना रहे होते अराउंड द सेल। उसके बाद क्या है, इफ अ नॉर्मल पर्सन मैरीज विद अ कलर ब्लाइंड फीमेल बट विल विद द पॉसिबिलिटी ऑफ नॉर्मल मेल चाइल्ड। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है वो बेसिकली, अब ये देखें, कलर ब्लाइंड फीमेल है। ठीक है, कलर ब्लाइंड फीमेल होने का मतलब क्या है, कि जो कलर ब्लाइंड जो वो जीन है वो बेसिकली क्या है, एक्स लिंक्ड जीन है। ठीक है, उसका जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस वो क्या है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव पैटर्न है। ठीक है, तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव पैटर्न है, तो मतलब क्या है, जब दोनों एलील जो है वो रिसेसिव फॉर्म में होंगे तभी कलर ब्लाइंड होंगे। ठीक है, अगर एक जो है वो डोमिनेंट है और एक जो है वो रिसेसिव है तब भी कैरियर होगा, लेकिन कलर ब्लाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो एक नॉर्मल मेल और जो डिजीज कलर ब्लाइंड फीमेल है, इन दोनों को जब क्रॉस करवाएंगे, ठीक है, तो पॉसिबल ऑप्शन जो है वो दो जो है फीमेल और दो मेल। ठीक है, अब फीमेल दोनों जो है वो क्या है, बेसिकली हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, मतलब दोनों क्या है, कैरियर हैं। ठीक है, लेकिन मेल जो है वो दोनों क्या है, कलर ब्लाइंड है, क्योंकि दोनों के ऊपर जो है वो अलील कौन सा है, रिसेसिव अलील है। ठीक है, अब ये देखें, दोनों के ऊपर जो अलील होगा वो कौन सा होगा, बेसिकली रिसेसिव अलील होगा। ठीक है, अब लेकिन जो रिसेसिव अलील है तो दोनों क्या है, कलर ब्लाइंड है, लेकिन जो हेल्दी है, ठीक है, नॉर्मल मेल चाइल्ड है वो कोई भी नहीं है। ठीक है, कलर ब्लाइंड मेल चाइल्ड है वो कितने, 100% है, और जो नॉर्मल मेल चाइल्ड है वो कितने परसेंट है, 0% है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन जो है वो बेसिकली क्या होगा, अल्फा ऑप्शन होगा। अगला है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर इज शेयर्ड बाय बोथ स्केलेटल एंड कार्डियक मसल, तो इसका जो है बेस्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, अल्फा ऑप्शन है, प्रेजेंस ऑफ स्ट्राइएशन। ठीक है, अब सी क्यों नहीं लगा सकते, सी में कंफ्यूजन है, क्योंकि सी जो है वो पीटीबी के अकॉर्डिंग सी ठीक हो सकता है, लेकिन फेडरल के अकॉर्डिंग जो है वो सी गलत हो सकता है, क्योंकि फेडरल में लिखा हुआ कि वन न्यूक्लियस पर सेल इन कार्डियक मसल्स। ठीक है, अब जो इसमें कंफ्यूजन है सी वाले में, लेकिन ए जो है वो कंफर्म है कि स्ट्राइएशन स्केलेटल में भी होती है, कार्डियक में भी होती है, तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो है वो बेसिकली क्या है, ए है। ठीक है, कि स्ट्राइएशन जो है वो दोनों में होगी। ठीक है, कार्डियक में भी होगी और स्केलेटल में भी होगी। ठीक है, तो इसका जो है वो ये ऑप्शन है, वो आगे कार्डिक में इरेगुलर है, स्केलेटल में रेगुलर स्ट्राइएशन है, वो उसने पूछा नहीं है, लेकिन उसने बस ये पूछा कि स्ट्राइएशन हो रही है, प्रेजेंस है उसकी। ठीक है, तो वो जो है वो अल्फा ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल टाइप आर इनवॉलेंट्री इन एक्शन। ठीक है, तो इनवॉलेंट्री जो वो कार्डिक होते हैं और स्मूथ होते हैं, ये भी सिंपल सा एमसीक्यू है, तो चार ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है। अच्छा, अगला है जी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन बोथ कंपोनेंट्स हैव नॉन स्ट्राइएटेड। नॉन स्ट्राइएटेड मसल फाइबर है, मतलब क्या है, नॉन स्ट्राइएटेड कौन से होते हैं, स्मूथ मसल होते हैं। स्मूथ मसल किस में होते हैं, इंटेस्टाइन्स और ब्लड वेसल। बाइसेप्स जब स्केलेटल है ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, हार्ट हार्ट वाला तो उसके अंदर भी स्ट्राइएशन होती है। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, बीटा। अगला है जी, कि किडनी परफॉर्म देयर ऑस्मोरेगुलेटरी रोल अंडर द इफेक्ट ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन, विच टाइप ऑफ यूरिन इज प्रोड्यूस्ड इन दिस सिचुएशन। अच्छा, अब देखें, एडीएच जब सेक्रीट होता है, ठीक है, एडीएच सेक्रीट होता है, तो एडीएच क्या करता है, कलेक्टिंग डक्ट के प्रिंसिपल सेल्स है वहां पे जाके एक्ट करता है, वहां पे जाके एक्ट करने के बाद वो क्या करवाता है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवा देता है। जब वाटर जो है वो कलेक्टिंग डक्ट से मैक्सिमली रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है, तो यूरिन क्या हो जाएगा, यूरिन का वॉल्यूम थोड़ा रह जाएगा। ठीक है, डिक्रीज यूरिन वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक, क्यों, वाटर रीअब्जॉर्ब हो गया, जब वाटर रीअब्जॉर्ब हो गया, ठीक है, तो यूरिन के अंदर जो ऑस्मोलैरिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, हाइपरटोनिक जो है वो यूरिन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है वो क्या होगा, चार्ली ऑप्शन, हाइपरटोनिक यूरिन विद डिक्रीज्ड वॉल्यूम।
ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल ट्रांजिशन बिटवीन स्लीपिंग एंड वेकफुलनेस। इसका ऑप्शन जो है वो मेडल्ला। बेसिकली क्या होता है, वो इनवॉलेंट्री एक्शन कंट्रोल करता है, ठीक है, इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्स एक्शन लाइक स्नीजिंग, कफिंग। इनवॉलेंट्री एक्शन और कौन से हैं, ठीक है, जो क्या कहते हैं, कार्ड कार्डिक, ठीक है, ठीक है, जैसे क्या कहते हैं हार्ट की वो कंट्रोल करता है, कंट्रैक्शन कंट्रोल करता है, ठीक है, उसके बाद हार्ट बीट कंट्रोल करता है, उसके बाद ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, ये सारे मेडल्ला कंट्रोल करता है। सेरिबेलम जो है वो बेसिकली आपको पता है पोस्चर में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। उसके बाद सेरिब्रम जो है वो थिंकिंग में इन्वॉल्व होता है, उसके बाद वॉलंटरी एक्शन में इन्वॉल्व होता है। पॉन्स जो है वो बेसिकली स्लीपिंग और वेकफुलनेस के ट्रांजिशन में जो है वो इन्वॉल्व होता है। वो बेसिकली इसमें इन्वॉल्व ऐसे होता है कि पॉन्स जो है वो क्या करता है कि पॉन्स के अंदर रेटिकुलर फॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो बेसिकली इसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो बी डेल्टा ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट होगा। अच्छा, अगला है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंटेन्स सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स दैट मॉनिटर CO2 लेवल इन द ब्लड। ठीक है, अब ये देखें कि CO2 लेवल जो है वो किस में होगा। ठीक है, वो ये कह रहा है कि मतलब कौन से कीमो रिसेप्टर्स हैं ठीक है, सेम कौन सा ब्रेन का पार्ट है जो कि CO2 लेवल जो है वो ब्लड में सेंस करता है। ठीक है, इसका बेसिकली ऑप्शन जो है वो क्या है, डेल्टा ऑप्शन है, मेडल्ला। क्यों डेल्टा ऑप्शन मेडल्ला, अब ये देखें आप लोगों ने पहले भी मतलब अभी मैंने ऊपर पढ़ाया कि जो रेस्पिरेशन है वो बेसिकली कौन कंट्रोल करता है। ठीक है, रेस्पिरेशन जो है वो इनवॉलेंट्री है, ठीक है, इनवॉलेंट्री, फिर इनवॉलेंट्री एक्शन है तो वो कौन कंट्रोल करेगा, वो मेडल्ला कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो इसके जो है वो कीमो रिसेप्टर्स भी कहाँ पे होंगे, CO2 के, जो कि CO2 का लेवल डिटेक्ट करेंगे, उसके बाद जो है वो सिग्नल भेजेंगे कि रेस्पिरेशन जो है वो एनहांस करनी है, ये रेस्पिरेशन डिक्रीज करनी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो फिर काम करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसका ऑप्शन जो है वो डेल्टा होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो है वो मतलब जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो मेडल्ला ऑब्लोंगेटा है, ठीक है, क्योंकि इन्वॉलेंट्री एक्शन का जो सेंटर है वो मेडल्ला ऑब्लोंगेटा है, रेस्पिरेशन क्या है, इन्वॉलेंट्री है, ठीक है, तो इसके रिसेप्टर भी कहाँ पे होंगे, मेडल्ला ऑब्लोंगेटा में होंगे। तो डेल्टा ऑप्शन जो है वो 13 का करेक्ट होगा। अच्छा, विच कंपोनेंट, नेक्स्ट MCQ है कि विच कंपोनेंट ऑफ द रिफ्लेक्स आर कनेक्ट्स द सेंसरी न्यूरॉन टू मोटर न्यूरॉन विद इन द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये सिंपल सा MCQ है। इसके अंदर क्या होता है, एसोसिएटिव न्यूरॉन्स होंगे, ठीक है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जब वो सेंसरी न्यूरॉन आए, उसके बाद मोटर न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं, तो इन दोनों के दरमियान कौन सा न्यूरॉन होता है, एसोसिएटिव न्यूरॉन होता है। उसके बाद MCQ है, 9:3:3:1 रेशो ऑफ द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैन बी अफेक्टेड बाय, ये जब हमने पढ़ा था, ठीक है, ये जेनेटिक्स एंड वेरिएशन, उसके अंदर भी मैंने यही बताया था कि जीन लिंकेज जो है वो अगर हो जाए तो ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है कि जो जीन्स हैं, ठीक है, जो एलील्स हैं, उनकी जो असॉर्टमेंट है गेमीट्स में वो इंडिपेंडेंटली होती है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि राउंड के साथ जो है वो डोमिनेंट ही आएगा, ठीक है, मतलब डोमिनेंट, अगर डोमिनेंट राउंड जो है वो डोमिनेंट है तो इसके साथ डोमिनेंट एलील दूसरे वाले करेक्टर का आएगा, ट्रेट का मतलब येलो आ जाएगा। इस तरह नहीं होगा, मतलब राउंड के साथ जो है वो ग्रीन भी आ सकता है, ठीक है, जो रिसेसिव एलील है किसी दूसरे ट्रेट का। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो किससे इफेक्ट होगी, जीन लिंकेज से इफेक्ट होगी, क्योंकि अगर क्या कहते हैं जीन्स जब एक दूसरे के साथ करीब करीब पड़ी हुई है तो उनके अंदर जो है वो म्यूटेशन आना जो है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी। इसी तरह जो है उनका, उनकी जो है वो इंडिपेंडेंटली गेमीट्स में, मतलब असॉर्टमेंट इन गेमीट्स में इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट नहीं होगी, क्योंकि अगर जीन्स करीब करीब हैं, ठीक है, अगर दो ट्रेट के जीन्स हैं वो एक ही क्रोमोसोम पे और दोनों करीब हैं, ठीक है, वो तो वो दोनों जो है वो किस में जाएंगे, वो एक ही गेमीट में जाएंगे, मतलब ऐसा नहीं हो सकता वो इंडिपेंडेंटली जो है वो असॉर्ट हों। ठीक है, उनका कंफर्म है कि वो अगर वो दोनों जीन्स जो हैं, दो ट्रेड्स के जो जीन्स हैं वो करीब करीब हैं, ठीक है, एक ही क्रोमोसोम पे हैं, तो वो एक ही गेमीट पे जाएंगे, एक ही गेमीट में जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो अलग अलग गेमीट में जाए या फिर इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाए। ठीक है, जैसे मेंडल्स ने कहा था, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होंगे, बल्कि अगर जीन लिंकेज पाया जा रहा है, ठीक है, तो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होंगे, बल्कि एक ही क्रोमोसोम में जाएंगे। और जितना जीन लिंकेज ज्यादा होगा उतने जो है वो रिकॉम्बिनेशन के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, ये बेसिकली जो हमने पढ़ा था तो उसमें हमने यही डिस्कस किया था कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो है वो उस टाइम ठीक ही इसलिए हुआ था कि मेंडल को जीन लिंकेज के बारे में पता ही नहीं था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है वो चार्ली ऑप्शन है।
ठीक है, बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ द क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली मियोसिस के अंदर क्रॉसिंग ओवर किसके दरमियान होती है? ठीक है, क्रॉसिंग ओवर में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के अंदर जो है वो जीन एक्सचेंज होता है। ठीक है, अब ये देखें, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है। ठीक है, अब ये देखें, ये दोनों जो है वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। इन दोनों के दरमियान जो है वो कियास्मा फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, उसके बाद जो है वो उसके अंदर क्रोमेटिड रिकॉम्बिनेंट जीन्स जो है वो बनी है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान बेसिकली क्या हुआ, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के दरमियान क्या हुआ बेसिकली, के क्रॉसिंग ओवर हुई है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो है वो देखते हैं, इसका ऑप्शन जो था बीटा ऑप्शन था। अच्छा नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स इन द नॉर्मल ह्यूमन। अच्छा नॉर्मल ह्यूमन है, नॉर्मल ह्यूमन में कितने होमोलोगस पेयर होते हैं? 23 होते हैं, मतलब जितने पेयर होंगे उतने ही जीन लिंकेज ग्रुप्स होंगे। ठीक है, तो 23 इसका ऑप्शन जो है वो ठीक होगा। अच्छा अगला है जी निजल ग्रेन्यूल, ये भी सिंपल सा एमसीक्यू है। निजल ग्रेन्यूल स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर इन द न्यूरॉन फाउंड बाय मॉडिफिकेशन ऑफ। ठीक है, तो इसका बेसिकली ऑप्शन जो है वो क्या होगा, कि राइबोसोम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद इसका क्या कहते हैं, अगला है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रोमेयर। ठीक है, ये भी सिंपल सा एमसीक्यू है। सेंट्रोमेयर का फंक्शन क्या है? वो सिस्टर क्रोमेटिड्स को होल्ड करके रखना। ठीक है, सिस्टर क्रोमेटिड्स को होल्ड करके रखेगा तो सेंट्रोमेयर, वो किसका काम है? सेंट्रोमेयर का काम है। अच्छा अगला एमसीक्यू, ऑल आर द फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स। ठीक है, लाइसोसोम्स के, ये भी सिंपल सा एमसीक्यू, इंट्रासेलुलर डाइजेशन ऑटोफैगी जो है वो ये करवाता है। ठीक है, सेलुलर लाइसोसोम ही करवाता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट भी यही करवाता है। ठीक है, ऑटोफैगी भी यही करवाता है। ठीक है, लिपिड सिंथेसिस जो है वो बेसिकली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। ठीक है, वो इसका काम नहीं है। ठीक है, तो इसका जो है वो डेल्टा ऑप्शन जो है वो ठीक होगा। अगला एमसीक्यू है द फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ लिम्फेटिक ब्लॉकेज इन द टिश्यू। इसको एमसीक्यू का ऑप्शन जो है वो डेल्टा ऑप्शन है। ठीक है, मतलब देखें कि बेसिकली जो है लिम्फ कैसे क्रिएट होता है, लिम्फ जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से जो है वो लिम्फ इंटरस्टिशियल लिम्फेटिक वेसल में आता है। ठीक है, उससे क्या बनता है, लिम्फ बन जाता है। अगर लिम्फेटिक वेसल जो है वो ब्लॉक हो गई है, ठीक है, लिम्फेटिक वेसल ब्लॉक हो गई है, तो उससे क्या होगा कि जो है वो लिम्फ पिछले वाले एरिया में, मतलब जो ब्लॉकेज है उससे पिछले वाले एरिया में क्या होता रहेगी, अकोमोडेट होता रहेगा। उससे जो है वो मतलब इतनी कैपेसिटी हो जाएगी जहाँ तक कैपेसिटी हो सकती है। ठीक है, मतलब जितना वो लिम्फेटिक वेसल जो है फुल हो सकती है वो फुल हो जाएगी। उसके बाद जब वो फ्लूइड लिम्फेटिक वेसल में आ ही नहीं सकेगा, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, सेलुलर एडिमा हो जाएगा, इंटरस्टिशियल एडिमा हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सेस फ्लूइड हो जाएगी, एक्सेस फ्लूइड अकोमोडेशन इन द टिश्यूज, टिश्यूज में फ्लूइड अकोमोडेशन जो है वो ज्यादा होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वहां से टिश्यू से फ्लूइड जो है वो इंटरस्टिशियम में आता है। लेकिन अब क्या है, इंटरस्टिशियम भी ऑलरेडी फील्ड है। ठीक है, तो सेल से टिश्यू, टिश्यू से जो है वो इंटरस्टिशियम में फ्लूइड आएगा नहीं, जिससे इंटरस्टिशियम का भी वो हो जाएगा एडिमा। ठीक है, एक्सेस फ्लूइड हो जाएगी, तो इस तरह टिश्यूज की भी के अंदर भी फ्लूइड जो है वो एक्सेस में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आगे निकल के आगे जा ही नहीं रहा है। ठीक है, लिम्फ जो है वो ब्लॉक हुई भी है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑडिटरी रिले सेंटर, सेंटर दैट कंट्रोल द रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द आईज। ये बेसिकली बुक की लाइन है, इसके अंदर जो है इसका मिड ब्रेन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अगला है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पाथवे, इज द करेक्ट पाथवे ऑफ द नर्व इम्पल्स। ठीक है, ये भी सिंपल सा एमसीक्यू है कि नर्व इम्पल्स का करेक्ट पाथवे वो है वो कौन सा होगा। ठीक है, ये जो है इसके अंदर सबसे पहले क्या आएगा, रिसेप्टर्स आएंगे। ठीक है, सीएनएस फिर इफेक्टर, इसका अल्फा ऑप्शन ही ठीक होगा। ठीक है, इफेक्टर तो सबसे लास्ट में आते हैं। ठीक है, उसके बाद सीएनएस दरमियान में आता है, ये इसका अल्फा ऑप्शन ही ठीक है, ये सिंपल एमसीक्यू। अगला न्यूरो ट्रांसमीटर आर सेक्रेटेड बाय न्यूरॉन्स फ्रॉम। ठीक है, तो एक्सोनल एंड से जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। ठीक है, वो बेसिकली क्या है, जब वो साइनेप्टिक नोब पे नर्व इम्पल्स आती है। ठीक है, उसके बाद जो है वो कैल्शियम आयन अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद न्यूरो एक्सोनल एंड से जो है वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने सारा प्रोसेस पढ़ा हुआ है। ठीक है, फिर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जाके लगते हैं, तो एक्सोनल एंड से निकलते हैं। उसके बाद क्या है, हिपोकैम्पस प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, ये भी बुक की लाइन है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी की फॉर्मेशन में कौन इन्वॉल्व होता है, हिपोकैम्पस इन्वॉल्व होता है। अगला क्या है, एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीजेज एट वेरी लो और वेरी हाई पीएच, बिकॉज हाई पीएच या लो पीएच हो। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि इंजाइम जो है वो डी नेचर हो जाएगा, मतलब अगर ऑप्टिमम पीएच से जरा सा भी पीछे आगे पीछे हटे तो इंजाइम क्या होना शुरू हो जाते हैं, डी नेचर होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि इंजाइम की क्या होना शुरू हो जाती है, एक्टिव साइड्स पे आयनाइजेशन जो है वो चेंज होना शुरू हो जाती है, जिससे जो इंजाइम जो है वो डी नेचर हो जाते हैं।
उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग इन द डीएनए इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट मेंटेन्स टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, गलत है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन नहीं करते हैं। ठीक है, बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर जब बनेंगे, ठीक है, मतलब गुआनिन के सामने साइटोसिन आएगा तो उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ठीक है, उससे फिर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बेसिकली आप लोग याद रखें कि हाइड्रोजन, ये आप लोगों ने याद रखा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो किसके दरमियान होता है, वो होता है कैंडी स्ट्रक्चर में जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, बल्कि पहला ऑप्शन जो है वो, मतलब जो हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो बनता है, ठीक है, उसके दरमियान जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो होती है। ठीक है, तो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर इन द डीएनए इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट मेंटेन्स द टेस्टी स्ट्रक्चर ऑफ इंजाइम। ये तो वैसे गलत हो जाएगा। ठीक है, इंजाइम्स और डीएनए का कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, डीएनए जो है वो क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड एंजाइम्स हैं, वो प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, ये तो वैसे गलत हो गया। अगला क्या है, प्रोवाइड्स एनर्जी, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, एनर्जी जो है प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, एटीपी वगैरह प्रोवाइड। आगे क्या है, एनेबल्स प्रोटीन्स टू फोल्ड प्रॉपरली। ठीक है, ये भी गलत है। ठीक है, मतलब जो है बेस पेयरिंग जो है वो इन अंदर अंदरली साइड पे होती हैं, बाहर की तरफ जो है वो फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला क्या, अलाउज डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक ब्लूप्रिंट ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, ये जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्यों, कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर लाइक अगर गुआनिन है एक साइड पे, ठीक है, दूसरी साइड पे साइटोसिन है उसके कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, तो अब जो क्या कहते हैं, डीएनए की रेप्लिकेशन होती है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तो ये जो है वो हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, सिंगल सिंगल स्टैंडर्ड जो है वो सिंगल स्टैंड बन जाते हैं, मतलब डबल स्टैंड जो है वो ब्रेक हो जाता है। तो फिर एक सिंगल स्टैंड बन जाएगा तो वो क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट, वो क्या करेगा, एक टेम्पलेट के तौर पे एक्ट करेगा। ठीक है, गुआनिन है तो उसके सामने एक नया साइटोसिन आकर लगेगा। इसी तरह जो दूसरा स्टैंड जो ब्रेक हुआ था वो साइटोसिन वाला था। ठीक है, तो वहां पे उसकी जगह उसके सामने क्या आके लग जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एक और नाइट्रोजनस बेस आके लग जाएगा, गुआनिन वाला न्यूक्लियोटाइड आके लग जाएगा। इस तरह जो है वो डेल्टा ऑप्शन जो है वो बेस्ट है, कि डीएनए को क्या करता है, अलाउज डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक ब्लूप्रिंट ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। जेनेटिक ब्लूप्रिंट बेसिकली क्या है, कि एक टेम्पलेट के तौर पे एक्ट करते हैं। ठीक है, ये नाइट्रोजनस बेसिस जो है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग जो है, ये बेसिकली के तौर पे एक्ट करती है, टेम्पलेट के तौर पे एक्ट करती है, ताकि एक और डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं वो अलग अलग बनाए जा सकें। ठीक है, मतलब डीएनए की रेप्लिकेशन हो सके। उसके बाद जो है अगला एमसीक्यू, मैच्योर रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, अब मैच्योर डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है। ठीक है, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम का मतलब ये है कि दोनों जो है वो क्या है इसके अंदर, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स का मतलब ये है कि डीएनए जो है वो बेसिकली क्या है, डबल हो गया। ठीक है, मतलब जैसे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस पढ़ा था ना, उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जो क्या कहते हैं, अब रेप्लिकेशन के ड्यूरिंग रेप्लिकेशन क्रोमोसोम डबल नहीं होते बल्कि डीएनए डबल हो जाता है। ठीक है, अब देखें, एक डीएनए से मुराद क्या है, एक क्रोमाटिड। ठीक है, एक डीएनए मतलब एक क्रोमाटिड। ठीक है, तो जब रेप्लिकेशन हो जाती है डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, रेप्लिकेट डुप्लीकेटेड मेच्योर डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम का मतलब ही यही है कि उसके जो क्रोमो डीएनए जो है वो क्या हो गया, डबल हो गया। ठीक है, मतलब क्या है, अगर एक क्रोमेटिड था तो क्या हो गया, दो क्रोमेटिड हो गया, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि एक क्रोमेटिड मीन वन डीएनए। ठीक है, तो इसके अंदर शायद डायग्राम भी हो। अब ये देखें, ये देखें कि ये एक क्रोमोसोम था। ठीक है, इसके ऊपर एक सेंट्रोमेयर है और एक क्रोमेटिड है। ठीक है, ये एक क्रोमोसोम है। तो अब एक क्रोमेटिड है तो मतलब क्या, एक डीएनए है, लेकिन जब रेप्लिकेशन होगी तो उसी क्या कहते हैं क्रोमेटिड पे क्या हो जाएगा, उसी सेंट्रोमेयर पे क्या हो जाएगा, एक और क्रोमेटिड आके लग गया। ठीक है, मतलब क्या है, इसने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। ठीक है, एक रेप्लिकेट हो गया। ठीक है, जब रेप्लिकेशन हो जाएगी तो फिर क्या होगा, मतलब क्या है कि क्रोमेटिड एक रेप्लिकेट हो गया, मीन्स के क्या हुआ कि एक डीएनए उसी तरह का बिल्कुल आइडेंटिकल डीएनए एक और आ गया। ठीक है, मतलब डीएनए क्या हो गया, डबल हो गया। बेसिकली सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसके अंदर जो एमसीक्यू में ये है कि एक क्रोमेटिड मींस वन डीएनए। ठीक है, और जब डुप्लीकेशन होती है तो मतलब क्या, डुप्लीकेशन ड्यूरिंग रेप्लिकेशन क्या होता है, क्रोमेटिड क्या होते हैं, डबल हो जाते हैं। ठीक है, जब क्रोमेटिड डबल हो गए तो मतलब क्या है, कि डीएनए भी डबल हो गया, मतलब दो डीएनए हो जाएंगे। ठीक है, आइडेंटिकल, और ये दोनों क्या कहलाएंगे, सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है वो क्या है, अल्फा ऑप्शन जो है वो बेस्ट है। ठीक है, टू आइडेंटिकल डबल हेलिकल डीएनए मॉलिक्यूल्स, डीएनए क्या हो गया, डबल हो गया, मतलब क्या है, दो क्रोमेटिड हो गई। ठीक है, बीटा ऑप्शन डिफरेंट डबल हेलिकल डीएनए, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है वो अल्फा ऑप्शन जो है वो बेस्ट है।
उसके बाद द मोस्ट प्रिमिटिव रेस्पिरेटरी प्रोसेस अकरिंग इन लिविंग सेल, इसका आप लोगों को पता ही है, ग्लाइकोलाइसिस है। ठीक है, इसकी रीजन भी यही है कि साइटोप्लाज्म जो है वो सब में होता है। ठीक है, इसकी रीजन जो है वो यही है। ठीक है, उसके बाद ये एनारोबिक एरोबिक सब दोनों कंडीशन में ये प्रोसेस हो सकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है वो क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस। उसके बाद रिसीव रिटेन नरिश इज अ फर्टिलाइज्ड ओवम इज द मेन फंक्शन ऑफ यूट्रस। ठीक है, ये सिंपल सा एमसीक्यू है, ये प्लेसेंटा फॉर्मेशन से रिलेटेड है बेसिकली। ये प्लेसेंटा जब फॉर्मेशन होती है तो बेसिकली किसका काम है, यूट्रस का काम है कि वो बेसिकली इसको ओवम को फर्टिलाइज्ड ओवम को इसमें क्रिएट कर देता है, एक पूरे फीटस में क्रिएट कर देता है। उसके बाद क्या है कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ लेरिंक्स, ठीक है, वॉइस प्रोडक्शन, ये सिंपल सा एमसीक्यू है। ठीक है, डेल्टा ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है। उसके बाद ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज सेक्रेटेड ड्यू टू। अच्छा, अब देखें बेसिकली होगा क्या, एलएच कब सेक्रीट होता है, ये आप लोगों को पता ही है। एलएच जो है वो तब सेक्रीट होता है जब जो है वो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाए। ठीक है, अब एस्ट्रोजन का लेवल कब बढ़ता है, एस्ट्रोजन बेसिकली क्या होता है, बढ़ना शुरू होता है, वो बेसिकली क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक करता है। ठीक है, जो है वो उस पे पिट्यूटरी पे वो नेगेटिव फीडबैक क्या करता है, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा तो एफएसएच का लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव फीडबैक है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि एस्ट्रोजन के लेवल का बढ़ना या क्या कहते हैं एफएसएच के लेवल का कम होना। ठीक है, ये बेसिकली क्या सेक्रीट करवाते हैं, एलएच के सेक्रीट करवाते हैं। अगर इधर होता ना कि इंक्रीज इन द एस्ट्रोजन, तो वो भी ऑप्शन ठीक था। ठीक है, या फिर डिक्रीज इन एफएसएच, तो ये भी ऑप्शन जो है वो ठीक है। ठीक है, तो इसका बीटा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, मतलब ये बुक की लाइन है, इसमें लिखा हुआ है कि या तो एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा मीन्स कि नेगेटिव फीडबैक करेगा एफएसएच पे, तो एफएसएच का लेवल कम हो जाएगा। इससे क्या होगा कि एलएच जो है वो सेक्रीट हो जाएगा, जिससे फिर जो है वो ओव्यूलेशन हो जाएगी। अगला एमसीक्यू है, ये भी सिंपल सा है, लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर कॉर्पस कैलोजम। ठीक है, ये डी बेटा ऑप्शन जो है इसका ठीक होगा। अच्छा, विच इज द कॉमन फीचर बिटवीन कार्डियक एंड स्मूथ मसल, अब देखें कार्डियक और स्मूथ मसल में कार्डियक फीचर पूछ रहा है और कॉमन फीचर पूछ रहा है, तो दोनों क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं। ठीक है, ब्रांच जब वो कार्डियक होते हैं और स्मूथ मसल ब्रांच नहीं होते। ठीक है, तो उसके बाद द जॉइंट विच कॉज द रोटेशनल मूवमेंट, ये भी सिंपल से एमसीक्यू है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो रोटेशनल मूवमेंट, थ्री डायमेंशन रोटेशनल मूवमेंट करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद सेल्फ फर्टिलाइजेशन। अगला है जी, सेल्फ फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स थ्रू सक्सेसिव जनरेशन कैन लीड टू डेवलपमेंट ऑफ। ठीक है, अब ये देखें, ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगी तो ट्रू ब्रीड जो है वो बन जाता है। ट्रू ब्रीड बेसिकली वही होता है कि उससे आगे जो है वो, जब ट्रू ब्रीडिंग मतलब ट्रू ब्रीडिंग होती वही है कि इसके अंदर जो है वो प्रो यानी जो है वो ऑफ स्प्रिंग जो है वो क्रिएट हो, वो बेसिकली पेरेंट्स से ही बिल्कुल आइडेंटिकल हो। ठीक है, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते रहेंगे तो उससे क्या होगा, ट्रू ब्रीडिंग जो है वो मिल जाएगी, ट्रू ब्रीड मिल जाएगी। अगला एमसीक्यू है, विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन टिपिकली रिसीव्स द इनकमिंग सिग्नल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स। ठीक है, ये इसका ऑप्शन जो है वो डेंड्राइट्स है। ठीक है, डेंड्राइट से जो है वो सिग्नल आते हैं, बेसिकली एक्सॉन्स आगे, जो प्री साइनेप्टिक टर्मिनल एक्सॉन बनाता है, फिर जो है उससे आगे जो है वो पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल डेंड्राइट बनाता है। ठीक है, डेंड्राइट पे ही आके जो है वो बेसिकली क्या लगते हैं, एक्सॉन्स आके लगते हैं। ठीक है, उससे जो है वो फिर आगे सिग्नल जाता है। ठीक है, तो बेसिकली इनकमिंग सिग्नल जो है वो कौन रिसीव करता है, डेंड्राइट रिसीव करता है। ठीक है, या तो फिर इस तरह कह लें कि टू वर्ड द सेल बॉडी जो सिग्नल लेके जा रहा है वो डेंड्राइट लेके जा रहा है। ठीक है, इनकमिंग सिग्नल आएगा तो जो है वो डेंड्राइट ही रिसीव करता है। ठीक है, जो आउटगोइंग सिग्नल है, जो क्या कहते हैं अवे फ्रॉम द सेल बॉडी जा रहा है वो एक्सोन वाला होता है। ठीक है, तो बेसिकली इसका ऑप्शन जो है वो बीटा। व्हाई थिक फिलामेंट्स आर अनएबल टू बाइंड विद द थिन फिलामेंट इन रिलैक्स्ड मसल फाइबर। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि थिन थिक फिलामेंट जो है वो थिन फिलामेंट्स के साथ रिलैक्स स्टेट में बाइंड क्यों नहीं कर पाते, उसकी रीजन जो है वो यही है कि ट्रोपोमायोसिन ने क्या किया होता है, जो ट्रोपोमायोसिन ने उसकी एक्टिव साइट को ब्लॉक किया होता है। ठीक है, बेसिकली एक्टिव साइट को उसने ब्लॉक किया होता है ट्रोपोमायोसिन ने। ठीक है, तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो है वो बीटा होगा। ठीक है, ट्रोपोमायोसिन ब्लॉक्स द मायोसिन बाइंडिंग साइट। मायोसिन बाइंडिंग साइट कहाँ पे होती है, एक्टिन पे होती है। ठीक है, एक्टिन प्रोटीन पे होती है। ठीक है, एक्टिन प्रोटीन पे जो क्या कहते हैं एक्टिव साइट्स होती हैं, वहां पे मायोसिन का हेड आके बाइंड करता है। ठीक है, तो उन बाइंडिंग साइट को बेसिकली ट्रोपोमायोसिन ने ब्लॉक किया होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मसल जो है वो रिलैक्स स्टेट में रहते हैं। लेकिन जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होने लगती है तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है कि नर्व इम्पल्स आती है, तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा, कैल्शियम रिलीज होगा एसएमआर से। ठीक है, एसएमआर कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्म, एसईआर से, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज होगा। ठीक है, वो जाके बाइंड करेगा ट्रोपोनिन पे। ठीक है, तो ट्रोपोनिन जो है वो ट्रोपोनिन पे कैल्शियम बाइंड करेगा, उससे क्या हो जाएगा,
ट्रोपोमायोसिन क्या हो जाएगी, डिस्प्लेस हो जाएगी एक्टिव साइड से। ठीक है, जिससे क्या होगा, मायोसिन बाइंडिंग साइड जो है वो ओपन हो जाएगी और उस पर जो है वो मायोसिन का हेड आके बाइंड कर देगा। ठीक है, फिर जो है वो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन जो है वो बीटा ऑप्शन था। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन्स इन इम्यूनिटी। ठीक है, तो इसका जो है वो इम्यूनिटी में जो है वो प्रोटीन का रोल जो है, इम्यूनोग्लोबुलिन है, तो इसका ऑप्शन जो है वो चार्ली ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है। अगला, द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन स्टेबलाइज बाय, ये भी बुक की लाइन है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करते हैं। ठीक है, डाइसल्फाइड जो है वो टर्शरी में आ जाते हैं, आयनिक बॉन्ड भी टर्शरी में, हाइड्रोफोबिक जो है वो उसमें आ जाते हैं क्वार्टरनी में। उसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। कैराटिन भी जो है वो फिब्रस है, कोलेजन भी फिब्रस है, हिस्टोन भी फिब्रस है। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है वो बेसिकली क्या है, हीमोग्लोबिन जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन रेफर्स टू, ठीक है, ये भी बुक की लाइन है, द रेगुलेशन ऑफ सल्यूट एंड वाटर मूवमेंट बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट। ठीक है, सल्यूट और वाटर की जो मूवमेंट्स है उसको मेंटेन करना। ठीक है, और फ्लूइड बैलेंस और सल्यूट बैलेंस, ठीक है, जो हमारी बॉडी में है उसको मेंटेन करके रखना, ये किसका काम है, ये बेसिकली क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन है। अगला क्या है जी, अ बेबी गर्ल इज बोर्न विद हीमोफीलिया विच इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली जीनोटाइप्स ऑफ हर पेरेंट्स। ठीक है, अच्छा, इसका जो है वो ऑप्शन जो है वो बेसिकली क्या है, इसका चार्ली ऑप्शन जो है वो ठीक है। ठीक है, ये क्या कहते हैं, ये मैंने इसमें बनाया हुआ है। ठीक है, ये आप लोग इसमें देख लें बेशक, कि वो बेसिकली क्या है, बेबी गर्ल क्या कह रहा है, हीमोफीलिक है। अच्छा, गर्ल है तो मतलब क्या, एक्स एक्स होगा। ठीक है, मतलब दोनों जो है वो सेक्स क्रोमोसोम क्या होंगे, एक्स एक्स होंगे गर्ल है तो। अब क्या कहते हैं, हीमोफीलिक है तो मतलब क्या है, हीमोफीलिक है, हीमोफीलिया कौन सा है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव है तो मतलब क्या है, दोनों क्या होंगे, एच एच होंगे। ठीक है, मतलब होमोजाइगस रिसेसिव होंगे। ठीक है, रिसेसिव फॉर्म में ये डिजीज जो है वो शो होती है। ठीक है, एक्स स्मॉल एच, एक्स स्मॉल एच। उसके बाद पेरेंट्स की जीनोटाइप। अच्छा, पहला जो ऑप्शन वो दे रहा है वो क्या है, मदर इज कैरियर एंड फादर इज नॉर्मल। अब ये देखिए, मदर इज कैरियर इसमें बनाया है, ठीक है, और फादर क्या बनाया, नॉर्मल बनाया है। तो इसके अंदर देखें कि गर्ल जो है वो हीमोफिलिक होती है, तो इसके अंदर कोई भी गर्ल जो है वो हीमोफिलिक नहीं होगी। ठीक है, मेल जो है वो, बेबी मेल जो है वो, बेबी बॉय जो है वो हीमोफिलिक हो सकता है, लेकिन बेबी गर्ल जो है वो हीमोफिलिक नहीं होगी। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो बीटा ऑप्शन, द मदर इज हीमोफिलिक एंड फादर इज नॉर्मल। ठीक है, इसके अंदर भी देखें तो इसके अंदर भी जो है वो फीमेल जो है वो कोई भी हीमोफिलिक नहीं है, फीमेल दोनों क्या है, कैरियर हैं, लेकिन हीमोफिलिक कोई भी नहीं है दोनों। ठीक है, अच्छा, अगला क्या है, मदर इज कैरियर एंड फादर इज हीमोफिलिक। अब इसके अंदर देखें, मदर इज कैरियर एंड फादर इज हीमोफिलिक, तो इसके अंदर देखें एक जो है वो फीमेल जो कैरियर है, लेकिन दूसरी फीमेल जो है वो हीमोफिलिक है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, इसके अंदर बेसिकली के सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, कि बेबी गर्ल जो है वो हीमोफिलिक होगी जब जो है वो मदर क्या होगी, कैरियर होगी, और फादर क्या होगा, हीमोफिलिक होगा। तो ये एमसीक्यू अगर इस तरह, अगर आप लोगों का गलत भी हो गया है, ठीक है, अगर आप लोगों ने बाद में मतलब दोबारा एमडी की एड भी देना है, ठीक है, तो एमसीक्यू अगर इस तरह के आते भी है ना, तो ये आप लोगों ने इस तरह ही सॉल्व करनी है। ठीक है, मतलब क्या कहते हैं, तुक्का नहीं लगाना, या फिर मतलब क्या कहते हैं, जहन में बनाना। ठीक है, उससे भी जो है वो गलत हो जाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने लिखना है, ठीक है, लिख के इस तरह सॉल्व करेंगे तो वो एमसीक्यू अच्छे से सॉल्व होगा। ठीक है, अगला क्या है, आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम का फंक्शन ये सिंपल सा एमसीक्यू है, इसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करनी होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है वो स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, चार्ली ऑप्शन जो है वो बेस्ट है। अगला एमसीक्यू है कि द इंजाइम बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, इंजाइम जो है वो प्रोटीन ही नेचर होते हैं, तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट एमसीक्यू है, डैश अरेंजेस द डीएनए इनटू क्रोमोसोम इन द यूकेरियोटिक सेल। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है। हिस्टोन प्रोटीन ही जो है वो डीएनए को क्रोमोसोम में अरेंज करती है। ठीक है, उसको जो है वो मतलब एज ए स्कैफोल्डिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, इसके इर्द गिर्द ही जो है वो डीएनए बाइंड करता है, रैप अप करता है, न्यूक्लियोसोम बनाता है, फिर उसके बाद जो है वो न्यूक्लियोसोम बना के फिर उसके बाद थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, फिर उसके बाद जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से फिर क्या ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्या बन जाता है, ये क्रोमोसोम बन जाता है। ठीक है, अच्छा, अगला क्या है, विच ऑफ द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस इज टू मेक। ठीक है, न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या है, राइबोसोम्स बनाना है। ठीक है, ये सिंपल सा एमसीक्यू बुक की लाइन है। अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल हैव द लोएस्ट ब्लड वेलोसिटी विद द करेक्ट रीजन फॉर द लो ब्लड वेलोसिटी। ठीक है, तो बेसिकली इधर से देख लेते हैं, लाइक ये देखें, इसके अंदर शायद पिक्चर भी हो, बल्कि इसके अंदर अच्छा, ये मैंने ना बुक से डायग्राम उठाई, अब ये देखें, इसके अंदर ब्लैक वाला क्या शो कर रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया शो कर रहा है। ठीक है, और रेड वाला बेसिकली क्या शो कर रहा है इसके अंदर,
रेड वाला बेसिकली इसके अंदर क्या शो कर रहा है कि इसके अंदर रेड वाला वेलोसिटी को शो कर रहा है, ठीक है। और क्या कहते हैं, ब्लैक वाली लाइन जो है वो किसको शो कर रही है, क्रॉस सेक्शनल एरिया को शो कर रही है। अब इसके अंदर दोनों में देखें कि वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम है, वेलोसिटी कम मैक्सिमम है, ठीक है। वेलोसिटी 4000 और 15,000 के दरमियान है, ठीक है। अब वेलोसिटी मैक्सिमम कब है, जब क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, मिनिमम है। दैट मीन्स कि वेलोसिटी मैक्सिमम होगी जब क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। अब देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया इसमें क्या आ रहा है, जीरो जो है वो जीरो के ऑलमोस्ट है, ठीक है, ठीक है, 0% है ऑलमोस्ट, ठीक है। अब देखें इसी तरह मतलब, लेकिन अगर कैपिलरीज के अंदर देखें, कैपिलरीज के अंदर क्या है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया किसके बराबर है, ऑलमोस्ट 500 5000 के बराबर है, ठीक है। लेकिन जो वेलोसिटी है वो क्या है, मिनिमम है, ठीक है। वेलोसिटी क्या है, मिनिमम वेलोसिटी कितनी है, मतलब जीरो के ऑलमोस्ट है। दैट मीन्स के क्रॉस सेक्शनल एरिया और वेलोसिटी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। मतलब अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो मैक्सिमम है तो वेलोसिटी क्या होगी, मिनिमम होगी। तो इसके अंदर बेसिकली वो यही पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल हैव द लोएस्ट ब्लड वेलोसिटी। लोएस्ट ब्लड वेलोसिटी कब होगी, जब क्रॉस सेक्शनल एरिया मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो इसके अंदर लोएस्ट ब्लड वेलोसिटी किसकी है, कैपिलरीज की है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसमें से एमसीक्यू उठाया गया है, इस वाले पैराग्राफ में से, मतलब इस वाले ग्राफ में से एमसीक्यू पूछा गया है, ठीक है। तो कैपिलरीज की जो ब्लड वेसल्स जो है वो कैपिलरी किस में ब्लड वेलोसिटी जो है वो थोड़ी होती है, सबसे मिनिमम किस में होती है, कैपिलरीज में होती है। क्यों, कि इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो बीटा ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट था। अगला है जी, द एक्टिव एथलीट हैव मोर स्टेमिना ऑफ रनिंग कंपेयर टू द ऑफिसर ऑफ द सेम एज विद फिजिकली इनएक्टिव लाइफस्टाइल, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज। ये सिंपल सा एमसीक्यू है कि मसल सेल में जब हम जो है वो एक्सरसाइज करते हैं तो कौन सी ऑर्गेनाइज इंक्रीज हो जाती है, ये बेसिकली उसमें से उठाया गया, ठीक है। क्या कहते हैं, स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट्स वाले चैप्टर में से, उसके अंदर एक जो है वो बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। उसके अंदर लिखा हुआ है कि स्केलेटल मसल के अंदर जो चेंजेस आती हैं, जो जो चेंजेस आती हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ठीक है। जब एक्सरसाइज करते हैं तो उसके अंदर काफी ज्यादा लिखी हुई है। उसके अंदर एक ये भी लिखी हुई है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो उसका नंबर जो है वो इंक्रीज कर जाता है, साथ ये भी लिखा हुआ ब्लड वेसल्स इंक्रीज कर जाएंगी, मायोग्लोबिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है वो पीटा ऑप्शन है। अगला है सम वन सेक्शन पोटेंशियल रीचेस द मेम्ब्रेन ऑफ द skeletal muscle fiber. What is the first event that occurs in the contraction process? ये मैंने आप लोगों को पहले भी उस टाइम जब मैं पढ़ा रहा था उस टाइम भी ये बताया था कि ये अगर एमसीक्यू आए कि कॉन्ट्रैक्शन में सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, कैल्शियम का रिलीज होना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है वो क्या होगा कि कैल्शियम जो है वो रिलीज होता है फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है। मतलब उसके बाद ही फिर सारी आगे चेंज चलेगी, मतलब एक्टिन के प्रोपोनिन के साथ जाए कैल्शियम लगेगा, फिर उसके बाद एटीपी की हाइड्रोलिसिस होगी, ठीक है। ये सारे बाद में होंगे, लेकिन सबसे पहला जो प्रोसेस होगा स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए वो क्या होगा, कैल्शियम का रिलीज होना, ठीक है। ये कैल्शियम का रिलीज होना या फिर कैल्शियम का बाइंड होना है, ठीक है, ट्रोपोनिन के साथ, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। अगला प्यूबिक सिम्फिसिस स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, ठीक है, जॉइंट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू, ये हमने उसमें भी पढ़ा था, फिब्रस कार्टिलेज है, इसका बीटा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। ये जब मैं पढ़ा रहा था उसमें मैंने ये बताया था कि फिब्रस कार्टिलेज बिल्कुल दो तीन जगहों में पाया जाता है, लाइक इंटरवर्टिब्रल डिस्क है उसमें क्या पाया जाएगा, इस तरह जो है वो प्यूबिक सिम्फिसिस है उसमें पाया जाएगा। जो इलास्टिक कार्टिलेज है, ई फॉर इलास्टिक, ई फॉर एयर, ई फॉर एपिग्लोटिस, इन दो तीन चीजों में इलास्टिक कार्टिलेज पाया जाएगा, बाकी सब में हाइलन कार्टिलेज पाया जाएगा। ई फॉर इलास्टिक, ई फॉर एयर एंड ई फॉर एपिग्लोटिस, इन दो जगहों पे इलास्टिक कार्टिलेज, और फिब्रस कार्टिलेज प्यूबिक सिम्फिसिस में, इंटरवर्टिब्रल डिस्क में, बाकी सब में हाइलिन कार्टिलेज। अच्छा, बीट ऑप्शन जो है इसका ठीक था। अच्छा, अगला क्या है, इन द पी प्लांट सीड कलर इज डिटरमाइंड बाय टू एलील्स, ठीक है। वाई जो है वो डोमिनेंट है, येलो है, ग्रीन, स्मॉल वाई जो है ग्रीन रिसेसिव है, विच पेरेंटल क्रॉस वुड मोस्ट लाइकली रिजल्ट इन ऑफस्प्रिंग 1:1 ऑफ द येलो टू ग्रीन सीड्स। ये बेसिकली कब होगा, जब हेट्रोजाइगस जो है वो दोनों जो है वो में दोनों जो है वो पेरेंट्स क्या होंगे, हेट्रोजाइगस होंगे, ठीक है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होंगे। तो इसका जो है वो चार्ली ऑप्शन जो है वो बेस्ट होगा, ठीक है। तभी जो है वो 1:1 आएगा, ठीक है। अगला ये सिंपल सा एमसीक्यू था, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ भी होगा। उसके बाद मेंडल्स लॉ, ये भी सिंपल सा मेंडल्स क्रॉस था, ठीक है। प्लांट विद राउंड राउंड सीड, राउंड येलो सीड्स हैं वो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। फिर उसके बाद प्लांट विद रिंकल्ड ग्रीन सीड्स, ठीक है। व्हाट वाज द फिनोटाइप ऑफ F1 ऑफ स्प्रिंग, और F1 जो है वो बेसिकली सारी क्या होगी, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होगी,
ठीक है, तो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, तो इसका ऑप्शन जो है वो क्या होगा, ऑल रिंकल्ड एंड येलो होगा। ठीक है, क्योंकि हेट्रोजाइगस है। ठीक है, और ये जो है मेंडल्स के जितने भी जो है वो ट्रेड थे वो कौन से थे, कंप्लीट डोमिनेंस वाले ट्रेड थे। ठीक है, इसके अंदर डोमिनेंस क्या होती है, कंप्लीट होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ये सिंपल एमसीक्यू था। अगला एमसीक्यू है, इन नॉर्मल 28 डेज 28 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट द एलएच सेल टू अकर। ठीक है, डेज जो है ये एलएच सेल के कब होंगे, ये ओव्यूलेशन के करीब करीब होंगे। ओव्यूलेशन के करीब करीब कब होंगे, ये क्या कहते हैं, बिटवीन 11 to 14 डेज। ठीक है, बीटा ऑप्शन जो है इसका बेस्ट ऑप्शन था। ठीक है, उसके बाद जो है, अच्छा अब देखें 15 to 18 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो ओव्यूलेशन है वो अगर 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो 14th डे है ना, उस पर ओव्यूलेशन होगी। ठीक है, तो 15th डे तो वैसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात जो है क्या कहते हैं, जो ल्यूटियल फेज होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है वो बीटा ऑप्शन ठीक होगा। अच्छा अगला है, विच प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर हेल्प्स इन मॉडरेटिंग द अर्थ क्लाइमेट एंड मेंटेनिंग द स्टेबल टेम्परेचर इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट। ये हमने उस टाइम भी पढ़ा था कि मेंटेनिंग स्टेबल टेम्परेचर। ठीक है, हीट कैपेसिटी, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वजह से बुक में ये लाइन लिखी हुई है कि हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वजह से वाटर जो है वो टेम्परेचर स्टेबलाइजर के तौर पे एक्ट करता है। ठीक है, उसने यही लिख दिया कि मेंटेनिंग द स्टेबल टेम्परेचर। ठीक है, स्टेबल टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर स्टेबलाइजर के तौर पे कौन एक्ट करता है, जो वो बेसिकली कौन एक्ट करता है, वाटर एक्ट करता है ड्यू टू हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्यों होती है, कि क्यों इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अच्छा नेक्स्ट एमसीक्यू है वो देख लेते हैं, द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज्ड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन एंजाइम एक्टिविटी। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं, तब तक एंजाइम रेट जो है वो रिएक्शन रेट तब तक बढ़ता रहेगा जब तक सबस्ट्रेट जो है वो एक्टिव साइट्स हैं वो सारी फिल नहीं हो जाती एंजाइम्स की। तो इसका ऑप्शन जो है वो बेसिकली क्या है, बीटा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है कि इंक्रीज द रिएक्शन रेट अंटिल ऑल एक्टिव साइट्स आर सैचुरेटेड। ठीक है, उसके बाद अगला है कि ओलिगोसैकेराइड्स इज मेड अप ऑफ एट लीस्ट। ठीक है, इसका ऑप्शन जो है वो अल्फा होगा, क्योंकि एट लीस्ट का वर्ड आ गया, एट लीस्ट दैट मीन्स कि मिनिमम। ठीक है, मिनिमम कितने जो है वो यूनिट हो सकते हैं। ठीक है, ओलिगोसैकेराइड में तो वो कितने हैं, 2 से 10 हो सकते हैं, तो मिनिमम 2 हो सकते हैं और मैक्सिमम 10 हो सकते हैं। तो इसका बेसिकली ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन अल्फा होगा। अगला एमसीक्यू है, विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमरल एंड सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, ह्यूमरल इम्यूनिटी में बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, एंटीबॉडी सेक्रेट करते हैं, और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में टी लिम्फोसाइट्स होते हैं जो डायरेक्ट किल करते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा बेसिकली ये सी ऑप्शन तो वैसे ही गलत है, दोनों ही जो है वो स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है वो एंटीबॉडीज यूज करती है। ठीक है, और सेल मेडिएटेड डज नॉट, ये भी गलत हो जाएगा। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो ह्यूमन इम्यून सेल्स को इन्वॉल्व करती है। ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, हायर लेफ्ट टू लोअर राइट सीक्वेंस ऑफ द मॉलिक्यूल विद रिस्पेक्ट टू देयर अमाउंट इन द देयर सेल। ठीक है, तो इसका बेसिकली इसने पूछा है, कैसे पूछा है इसने, वो बेसिकली ऐसे पूछ रहा है कि क्या कहते हैं, जो लेफ्ट साइड पे है उसकी कंसेंट्रेशन मैक्सिमम हो, जो उससे जो फिर आगे राइट साइड की तरफ जाते जा रहे हैं तो कंसेंट्रेशन लो होती जा रही है। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बीटा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, वो बेसिकली कैसे होगा, क्योंकि अब देखें ये क्या कहते हैं, बुक के जो पैराग्राफ है, पहला पैराग्राफ है, उसके अंदर जो लिखा था डीएनए की कंसंट्रेशन, आरएनए की कंसंट्रेशन, तो मैमेलियन सेल में जो डीएनए की कंसंट्रेशन है वो 0.25 लिखी हुई है और आरएनए की कंसंट्रेशन 1.1% लिखी हुई है, तो आरएनए जो है वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो डीएनए जो है वो सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, अब इसके अंदर बी और सी में से देख लें तो इसके अंदर होगा जो राइबोसोमल आरएनए ट्रांसफर आरएनए से ज्यादा होता है। ठीक है, वो 85% जो है वो राइबोसोमल आरएनए बना रहा होता है, 80 to 85%। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफर आरएनए 10 to 20% बना रहा होता है, मैसेंजर आरएनए 3 to 4% बना रहा होता है। ठीक है, तो बीटा ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा अगला है, अ पर्सन इन हॉट वेदर इज अनएबल टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर विच फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैज फेल्ड। इसके अंदर बेसिकली मतलब बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा हॉट वेदर में। तो क्या हो रहा है कि इसके अंदर स्वेटिंग नहीं हो रही, स्वेटिंग नहीं होगी। अब स्वेटिंग नहीं होगी तो क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस होगा, कूलिंग इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस होगा तो बॉडी के टेम्परेचर जो है वो हॉट वेदर के अकॉर्डिंग जो है वो इंक्रीज करता रहेगा। स्वेटिंग नहीं होगी और साथ वेजोडाइलेशन नहीं होगी, मतलब सुपरफिशियल जो स्किन है वहां पे वेजोडाइलेशन नहीं होगी, जिससे जो है वो हीट जो है वो बाहर नहीं निकलेगी। तो ये प्रोसेस जो है वो फेल हो सकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से बॉडी की टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। अगला, द मेन आइडिया इन द डार्विन्स थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन इज।
एवोल्यूशन, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेड्स, ये भी गलत है, ठीक है, ये तो लेमार्किज्म का था। यूज एंड डिसयूज, ये भी लेमार्किज्म का था, ठीक है। स्पीशीज नेवर चेंजेस, ये तो वो क्या कहते हैं, क्यूरियस स्पेशल क्रिएशन वाला है, ठीक है। तो इसका डेल्टा ऑप्शन जो है वो डेल्टा ही रह जाता है, फिर डेल्टा जो है वो पॉसिबल करेक्ट ऑप्शन है। एवोल्यूशन अकर्स थ्रू ग्रेजुअल अकोमोडेशन ऑफ अडेप्टेशन थ्रू सक्सेसिव जनरेशन, ठीक है, सक्सेसिव जनरेशन में अडेप्टेशन आती रहती हैं। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की फीचर ऑफ आरएनए, ठीक है। आरएनए में बेसिकली डीऑक्सीराइबोज, ये तो वैसे ही गलत है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होता है, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड भी नहीं होता है, ठीक है। राइबोज, ठीक है, राइबोज होती है, और यूरासिल, ये ऑप्शन जो है वो ठीक है। बेसिकली आरएनए में यूरासिल होती है, और डीएनए में यूरासिल के बजाय क्या आ जाता है, थायामीन आ जाता है, और डीऑक्सीराइबोज आ जाती है। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी होगा। The which of the following types of RNA make up the largest proportion of the total cellular RNA? ये वही ऑप्शन, अगर आप लोगों को ये वाला एमसीक्यू आता होगा तो ही आप लोग 59 वाला सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका बेसिकली क्या ऑप्शन है, ये सिंपल सा एमसीक्यू बुक में परसेंटेज लिखी हुई है, तो राइबोसोमल आरएनए इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे बैक्टीरिया, द बैक्टीरियम ट्रेपोनिमा पैलिडम इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ विच सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? सेफिलिस जो है वो बैक्टीरिया कॉज करता है ट्रेपोनिमा पैलिडम। अच्छा, टिश्यू फ्लूइड इन द लिम्फेटिक वेसल, ये भी सिंपल सा एमसीक्यू है। लिम्फेटिक में वेसल्स में जो टिश्यू होगा वो उसे लिम्फ कहेंगे, और जो कैपिलरीज में होगा, ब्लड वेसल में होगा, उसे ब्लड कहेंगे। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी होगा। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोमॉलिक्यूल इज अ पॉलीमर, ठीक है। सुक्रोज जो है वो पॉलीमर नहीं है, बल्कि ओलिगोसेक्राइड है, ठीक है। पेंटोज, ये तो मोनोसेक्राइड है। लैक्टोज, ये भी डाइसेक्राइड है, ठीक है। ग्लाइकोजन जो है वो पॉलीमर है, ठीक है, ब्रांच पॉलीमर है, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर आर टाइप ऑफ, ठीक है, ये बुक की लाइन है, ठीक है। ऑल्फैक्शन, और उसके बाद रिसेप्टर, ऑल्फैक्शन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद टेस्ट क्या होते हैं, ठीक है, ये सारे CO2, ठीक है। उसके बाद अमाइनो एसिड, ग्लूकोज लेवल चेक करना, ये सारे कौन से रिसेप्टर हैं, कीमो रिसेप्टर हैं, ठीक है। तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर कौन से हैं, कीमो रिसेप्टर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म एलिमिनेट द नाइट्रोजनस वेस्ट मेनली इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड, ठीक है। ये फ्रेश वाटर फिश, ये सारे जो है वो बेसिकली इसके अंदर जो है ऑप्शन जो है वो कौन सा होगा, बर्ड्स वाला होगा, ठीक है। मतलब जिसके अंदर वाटर जब मिनिमम होगा तो वो यूरिक एसिड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। मॉडरेट जैसे हम हैं तो वो हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, यूरिया प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जिसके अंदर वाटर की एक्सेस होगी वो क्या, कौन सा प्रोड्यूस करेगा, अमोनिया प्रोड्यूस करेगा। बेसिकली इसके अंदर होता क्या है कि अमोनिया जो वो मोस्ट टॉक्सिक है। अब मोस्ट टॉक्सिक है अमोनिया, तो उसके जहाँ वाटर की एक्सेस होगी वो अमोनिया सेक्रीट करेंगे, ठीक है। वो क्यों सेक्रीट करेंगे, कि अमोनिया टॉक्सिक है, लेकिन वाटर ज्यादा होने की वजह से अमोनिया क्या हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है, और जितना ज्यादा डाइल्यूट हो जाएगा उसकी टॉक्सिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी वजह से फिश फिशेज जो है वो क्या सेक्रीट करती हैं, अमोनिया सेक्रीट करती हैं, ठीक है। और जो यूरिक एसिड है वो लीस्ट टॉक्सिक है, ठीक है। और इसके अंदर जब जो बर्ड सेक्रेट करते हैं उनके अंदर पानी भी जो है वो कम होता है, ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स पोजेसेस निजल ग्रैन्यूल, ये भी सिंपल सा एमसीक्यू, नर्व सेल जो है उसके अंदर निजल ग्रैन्यूल्स होते हैं, ठीक है। अगला एमसीक्यू है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस, ये भी वो की लाइन है। इसके अंदर जो मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर एंड बॉडी बैलेंस जो है वो कौन इन्वॉल्व, उसमें कौन इन्वॉल्व होता है, सेरिबेलम इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ये ऑप्शन जो है वो ठीक है, बीटा ऑप्शन। साथ एक और भी स्ट्रक्चर जो पोस्चर और बैलेंस ऑफ बॉडी में इन्वॉल्व होता है वो कौन इन्वॉल्व होती है, सेमी सर्कुलर किनाल्स होती हैं, ठीक है। इनर एयर में जो सेमी सर्कुलर किनाल्स होती हैं वो बॉडी पोस्चर में इन्वॉल्व होती हैं, मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस ऑफ द बॉडी। अगला एमसीक्यू, आर्थराइटिस, ये सिंपल सा एमसीक्यू, आर्थराइटिस किसे कहते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद विच टाइप ऑफ द जॉइंट इज प्रेजेंट इन प्यूबिस, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो जॉइंट कौन सा होता है, प्यूबिस में वो बेसिकली कौन से होते हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं। अब इसके अंदर दो ऑप्शन जो है वो ठीक है, लाइक कार्टिलेजिनस भी जॉइंट्स जो हैं वो बेसिकली क्या है, स्लाइडली मूवेबल जॉइंट्स हैं, ठीक है। और प्यूबिक सिम्फिसिस क्या है, बेसिकली फिब्रस जॉइंट है, ठीक है। तो प्यूबिक सिम्फिसिस क्या है, बेसिकली कार्टिलेजिनस जॉइंट है, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट है, ठीक है। और क्या कहते हैं, क्यूबिक सिंथेसिस जो है वो बेस इसके अंदर जो ऑप्शन है बेसिकली इसके अंदर वो, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, जो है इसके अंदर मैं फिब्रस जॉइंट लिखा हुआ है, फिब्रस कार्टिलेज नहीं है, सॉरी, ठीक है। इसका ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन ही है, ठीक है। ये मैंने जो है वो गलत बोल दिया, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स कौन से होते हैं, जो स्लाइटली मूवेबल हो, और प्यूबिस में कौन से होते हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। और फिब्रस जॉइंट्स तो वो होते हैं ना जो बिल्कुल कंप्लीटली इमूवेबल हो, लाइक जो ब्रेन सूचर्स हैं, ठीक है। और हमने जो दो चार एग्जांपल पढ़े थे, गुम्फोसिस हैं, ठीक है, सिंडेस्मोसिस हैं, ये बेसिकली क्या है, फिब्रस जॉइंट्स हैं, जो मतलब कंप्लीटली इमूवेबल जॉइंट्स हैं, ठीक है। प्यूबिस में कौन सा जॉइंट होता है, प्यूबिक सिम्फिसिस होता है, वो कौन सा जॉइंट है, कार्टिलेजिनस जॉइंट है, जो कि स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है वो चार्ली ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा।
अगला है जी, विच टाइप ऑफ न्यूरॉन स्टिमुलेट मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट इन अ रिफ्लेक्स आर्क। विच टाइप ऑफ न्यूरॉन स्टिमुलेट द मसल्स, ये सिंपल से एमसीक्यू, मोटर न्यूरॉन जो है वो स्टिमुलेट करते हैं मसल्स को, ठीक है। इफेक्टर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, जो कि जिससे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है। अगला एमसीक्यू है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट स्टेटमेंट बेस्ट कंपेयर द सेल डिवीजन इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक डिवाइड बाय बर्डिंग, ये भी गलत है। यूकैरियोट के अंदर हमेशा माइटोसिस होती है। यूकैरियोट्स डिवाइड बाय यूज बाइनरी फिशन, ये भी गलत है। यूकैरियोट डिवाइड बाय माइटोसिस एंड प्रोकैरियोट्स बाय बाइनरी फिशन, ये जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में बाइनरी फिशन होती है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू लेमार्किज्म। एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स से मुराद क्या, लेमार्किज्म में बेसिकली इसका जो है वो ऑप्शन क्या हो सकता है, वो ट्रेड्स डेवलप्स बाय यूज एंड डिसयूज, ठीक है। ये ऑप्शन जो है वो ठीक हो सकता है। क्यों? कि लेमार्किज्म बेसिकली क्या कहती है कि जो है वो ट्रेड जो है वो बेसिकली क्या होते हैं कि जितना ज़्यादा यूज करोगे वो हमारी बॉडी क्या करती रहेगी, एक्वायर करती रहेगी। लाइक उसके अंदर एक जो है वो उसकी एग्जांपल लिखी हुई है, जिराफा की एग्जांपल लिखी हुई है, ठीक है। उसको जितनी जो है वो नेक यूज करेगा वो उतनी उसकी ज्यादा होती रहेगी, स्ट्रेच होती रहेगी, ठीक है। जितना जो है वो डिसयूज करेगा उतना जो है वो ऑर्गन जो है वो उसकी एट्रोफी होती रहेगी, वो उतना ज्यादा वीक होता रहेगा, ठीक है। तो इसका मेरे अकॉर्डिंग जो है वो सी ऑप्शन जो है वो बेस्ट है। अगला क्या है, अकॉर्डिंग टू द लॉक एंड की मॉडल एक्टिव साइट इज रिगार्डेड एज, ठीक है। लॉक एंड की मॉडल के अकॉर्डिंग क्या एक्टिव साइट क्या, रिजिड स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्पेसिफिक क्या है, फ्लेक्सिबल, तो वो होता है ना दूसरा वाला जो मॉडल है, ठीक है। तो लॉक एंड की मॉडल के अकॉर्डिंग जो है वो रिजिड एंड स्पेसिफिक है, ठीक है। ये बुक की लाइन है, सिंपल सिंपल से, इसके अंदर एमसीक्यू है, ठीक है। मतलब जो एमसीक्यू सिंपल है वो बहुत ही सिंपल है। लाइक इसने जैसे कि हम एमसीक्यू दे दिया कि आर्थराइटिस क्या है, आर्थराइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स है, ये हर एक को पता है, ठीक है। और बीच में कुछ जो है वो ट्रिकी भी हैं, ठीक है। उनको आपने लाइक जैसे सॉल्व करना था, जैसे हीमोफीलिया वाले हैं वो आपने सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है। अगला है जी, पेप्टाइड बॉन्ड्स आर इंपॉर्टेंट इन प्रोटीन्स बिकॉज दे अफेक्ट सॉल्युबिलिटी होल्ड और लिंक द अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड को पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो लिंक करते हैं, ये सिंपल सा एमसीक्यू है इसके अंदर। अच्छा, अगला है जी, व्हाई रेट्रोवायरस इज प्लेस्ड इन द सेपरेट क्लास ऑफ आरएनए वायरस, ठीक है। इसके अंदर जो है वो बेसिकली क्या होता है, दे यूज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रेट्रोवायरस बेसिकली कहते हैं उसे, रेट्रो मतलब बैक, ठीक है। आरएनए से मतलब डीएनए बनाता है। मोस्टली क्या होता है कि डीएनए से क्या बनते हैं, आरएनए बनता है, लेकिन रेट्रो मीन्स बैक जाना, ठीक है। मतलब क्या है, आरएनए है, आरएनए से हम क्या बना रहे हैं, डीएनए बना रहे हैं, बैक जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर एक करेक्टरिस्टिक फीचर है रेट्रोवायरसेस का, ये आप लोगों को पता है कि इसके अंदर क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, ठीक है, जो क्या बनाता है, आरएनए से डीएनए बनाता है। तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। द रिवर्सिबल इनहिबिटर्स डिफर फ्रॉम इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स बिकॉज, रिवर्सिबल कैसे इनहिबिटर डिफर करते हैं, बिकॉज दे बाइंड परमानेंटली, परमानेंटली बाइंड नहीं करते। रिवर्सिबल जो है वो टेम्परेरली बाइंड करते हैं, ठीक है। परमानेंटली जो है वो इरिवर्सिबल बाइंड करते हैं, बाइंड टेम्परेरली एंड कैन बी रिमूव्ड। ये बीटा ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट हो सकता है। सी भी जो है वो गलत है, परमानेंटली, ये परमानेंटली एक्ट करना ये किसका काम है, इस जो है वो इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स का काम है, ठीक है। चेंज द एंजाइम स्ट्रक्चर परमानेंटली, ये भी रिवर्सिबल इनहिबिटर्स का काम है। तो बीटा ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट होगा, क्योंकि बाइंड परमानेंटली बाइंड करेंगे और टेम्परेरीली बाइंड करेंगे, ठीक है, सॉरी, टेम्परेरीली बाइंड करेंगे रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। फिर जब हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ा देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है वो बीटा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अच्छा, अगला एमसीक्यू है, विच इज द एन एंजाइम एक्टिवेटर सेक्रेटेड बाय इंटेस्टिनल ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ठीक है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड से कौन सा जो है वो इंजाइम सेक्रीट होता है, वो बेसिकली कौन सा, अमाइलेज इंटेस्टाइनल इंजाइम है, लेकिन जो बेसिकली इंजाइम एक्टिवेटर नहीं है। पेप्सिनोजेन ये तो वैसे स्टमक से क्रिएट होता है। लाइपेज ये इससे क्रिएट होता है, पेनक्रियाज से क्रिएट होता है, ठीक है। तो इंटेस्टिनल ग्लैंड से इंजाइम सेक्रीट हो, इंजाइम एक्टिवेटर हो, ठीक है। इंटेस्टिन इंटेस्टाइन से प्रोड्यूस हो, और दूसरा क्या हो, इंजाइम एक्टिवेटर हो, तो इसका जो है वो एंटीरोकाइनेज जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अगला एमसीक्यू, लास्ट एमसीक्यू है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन बोथ कंपोनेंट्स हैव हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। अब ये देखें, ये वही एमसीक्यू आ गया। एपिग्लोटिस, ई फॉर इलास्टिक, ई फॉर एपिग्लोटिस, ई फॉर एयर, ठीक है। एपिग्लोटिस दो जगह पाया जाता है, ई फॉर एयर, ई फॉर एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस के अंदर कौन सा कार्टिलेज होगा, इलास्टिक, ठीक है। तो हाइलिन तो हो नहीं सकता, तो अल्फा ऑप्शन गलत हो गया। अगला क्या है, ट्रैकिया एंड इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि फिब्रस कार्टिलेज दो तीन जगहों में पाया जाता है, ठीक है। फिब्रस कार्टिलेज कहाँ पे, इंटरवर्टिब्रल डिस्क में पाया जाता है, और कहाँ पे, प्यूबिक सिम्फिस में पाया जाता है, ठीक है। तो इधर तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क में कौन सा फिब्रस कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज हो गई, तो बीटा ऑप्शन भी स्ट्रॉन्ग है।
अगला है जी नोज एंड पिन्ना। ठीक है, अब पिन्ना जो है वो एयर का पार्ट है, तो एयर में कौन सा कार्टिलेज होता है, इलास्टिक कार्टिलेज, ये भी गलत हो जाएगा। अगला क्या है, नोज एंड ट्रैकिया। ठीक है, ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ट्रैकिया और नोज में कौन सा कार्टिलेज होता है, हाइलन कार्टिलेज। ट्रैकिया के जो सी शेप कार्टिलेज होते हैं वो बेसिकली कौन से होते हैं, इलास्टिक कार्टिलेज, ओ हाइलन कार्टिलेज होते हैं। ठीक है, नोज में भी कौन से एलर कार्टिलेजेस जो होते हैं, ठीक है, वो कौन से होते हैं, नोज में हाइलिन कार्टिलेज होते हैं। इस तरह जो है वो जॉइंट्स के इर्द गिर्द जो कार्टिलेज होते हैं, ठीक है, बोन्स के जो जॉइंट्स बना रही होती हैं उसमें कौन से कार्टिलेज होते हैं, हाइलिन कार्टिलेज होते हैं। ठीक है, लेरिंक्स में जो कार्टिलेज है वो कौन सा कार्टिलेज है, हाइलिन कार्टिलेज है। ठीक है, तो ये बेसिकली पोर्शन था बायो का। ठीक है, तो इसके अंदर एमसीक्यू कुछ जो है वो, अब ये देखें, काफी जो है वो पोर्शन जो है इसके अंदर उससे आया है जो हमारी बुक से था, पीटीबी से था, लाइक, लेकिन एक एमसीक्यू था जैसे, उसके अंदर एक एमसीक्यू जैसे इसके अंदर ये आया हुआ था, ये मसल वाला। ठीक है, जिसमें कंफ्यूजन थी कि स्ट्राइएशन तो दोनों में हो रही है। ठीक है, जैसे एट्थ एमसीक्यू है कि प्रेजेंस ऑफ स्ट्राइएशन और मल्टी न्यूक्लियड फाइबर वाला। ठीक है, तो ये बेसिकली अगर किसी ने फेडरल पढ़ी हो तो उसका जो है वो, उसको कंफ्यूजन जरा नहीं होगी, क्यों फेडरल में ये लिखा हुआ है कि एक कैरेक्टर कार्डियक मसल में एक ही न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो, ये ऑप्शन जो है वो, चार्ली ऑप्शन गलत हो जाएगा, और अल्फा ऑप्शन जो है वो ठीक है मतलब। तो लेकिन अगर हम पीटीबी के अकॉर्डिंग देखें तो दोनों ठीक हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर से जो मतलब पॉसिबल जो बेस्ट ऑप्शन है वो, जो मतलब 100% जिससे हमें श्योर है, ठीक कंफर्म है, वो कौन सा है, स्ट्राइएशन वाला। क्योंकि स्ट्राइएशन तो दोनों में ही होगी, ऐसा नहीं है कि स्ट्राइएशन एक में हो एक में ना हो। ठीक है, स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल दोनों में ही स्ट्राइएशन होती है। ठीक है, तो इस तरह जो है बस फेडरल का, फेडरल की बुक कहते हैं ना कि साथ दूसरी प्रोविंसेस की बुक पढ़ो, तो इस तरह थोड़ा बहुत जो है वो फायदा हो जाता है। ठीक है, दूसरी बुक्स जो है वो पढ़ने का। तो ये जो है वो बायो का पोर्शन था। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा।